हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, माय नेम इज मोहम्मद शाहनवाज एंड आई एम टीचिंग फिजिक्स। ठीक है, मैं फिजिक्स फैकल्टी हूं। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग जो अपना चैनल स्टार्ट किए हैं, ठीक है, मैं आपको नीट जेई तक एडवांस तक आपके सारे प्रॉब्लम मैं सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, अब देखिए, अभी जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एक्चुअली जैसे आपको लग रहा होगा कि सर हम लोगों ने क्लास 11th में हमारी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई, ये सब भी हुआ होगा। मैं अभी क्लास 12th ही स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अगर मैं क्लास 12th स्टार्ट कर रहा हूँ तो आपको ऐसा आया होगा, फीलिंग बहुत सारे लोगों को आती है, अरे यार मैं तो 11th ही नहीं पढ़ पाया। मेरी बायो वाले स्टूडेंट सोच रहे हैं मेरी मैथ्स वीक है, क्या करूँ? तो डोंट वरी फॉर दैट, मैं आपको इंश्योर कर दूँ, कन्फर्म कर दूँ कि आपको ये सब बिल्कुल नहीं सोचना 11th में क्या कमियां हुई नहीं हुई, वो सब आप भूल जाइए। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल परफेक्टली बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। कहीं पे आपको ऐसा फील नहीं होने दूंगा कि सर ये कुछ मुझे नहीं आता, या सर मैं जो पढ़ा रहा हूं वो वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ ये सब बिल्कुल नहीं होगा। एक्चुअली मैं आज फिजिक्स ही स्टार्ट कर रहा हूं। कल से मैं क्या करूंगा, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, पहले मैं वो पढ़ा लूंगा। आज मैं फिजिक्स से स्टार्ट कर दिया हूं तो कर ही दिया हूं, और अगर मैं अभी मैथ से स्टार्ट करता हूं तो लोग सोचेंगे अरे यार ये तो मैथ्स का फैकल्टी है। ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास 12th में, अब टू नीट जेई जो भी बोल दे, क्लास 12th में जो आपका एनसीईआरटी जो डिवीजन किया है वो एक्चुअली टोटल 14 डिवीजन है। क्या सर 14 यूनिट है? क्या सर 14 यूनिट्स पढ़ना पड़ेगा? अरे नहीं यार, इजी कर दूं मैं? चलो कर दिया आप लोगों के लिए इजी। 14 नहीं, आपको 5 पार्ट्स पढ़ने हैं टोटल। सबसे पहले अब ये 5 पार्ट्स में है क्या, मैंने क्या किया कि अगर चाहूं तो मैं 3 पार्ट्स भी कर दूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन 3 पार्ट सुनने में थोड़ा कम लगेगा नहीं। चलो ठीक है, 5 पार्ट्स ही रखता हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ही बात समझ में आ रहा होगा, चार्ज एट रेस्ट, ठीक है। उसके बाद मैं यहां पे लिख भी दिया हूं चार्ज एट रेस्ट। उसके बाद आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चार्ज एट मोशन। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको टोटल 2 यूनिट्स है पढ़ने, 2 यूनिट्स है, ठीक है। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में 6 यूनिट है। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक में सबसे पहले आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद मैग्नेटिज्म, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिर आपको पढ़ना है एसी। उसके बाद आप आ जाइए ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के भी 2 पार्ट है, एक रे ऑप्टिक्स और सेकंड जो है वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना होगा मॉडर्न फिजिक्स। यहां तक हो गया। अब बस ये आपकी 12th की समझिए, ये इतनी टोटल सिलेबस है। मैं 5 पार्ट्स बनाया, अगर मैं चाहता तो 3 पार्ट्स ही बनाता। इस टोटल को, इलेक्ट्रोस्टैटिक को, इलेक्ट्रोडायनेमिक को सिर्फ एक मान देता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ना है, मैं इतना ही बोल देता। उसके बाद मैं बोल देता ऑप्टिक्स सीधा, उसमें रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों ही आ जाते, 2 हो जाता। एक मैं बोल देता मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। सो डोंट वरी फॉर दैट, मैं आपको 5 पार्ट्स में, ठीक है, पूरे सिलेबस बिल्कुल आपको नीट जेई तक मैं कवर कर दूंगा। डोंट वरी, आप बिल्कुल आराम से पढ़िए। अच्छा, पार्ट्स में बांटने का मकसद ही यही था, मेरा मोटो यही था कि थोड़ा उसको शॉर्ट कर दिया जाए, स्टूडेंट को ना लगे कि बहुत ज्यादा है 14 यूनिट्स, ऐसा कुछ नहीं, बस आपको 5 पार्ट्स ही पढ़ना, ठीक है। क्लियर है? अब मैं आपको बता रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं यूनिट 1, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अच्छा, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है? चार्ज एट रेस्ट, ये तो बात आप समझ ही गए हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ चार्ज इन स्टैटिक कंडीशन। ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक है, वो तो मैं भी, सब लोग जान रहे हैं ब्रांच ऑफ फिजिक्स है सर। तो विच डील्स विथ चार्ज इन स्टैटिक कंडीशन एंड फेनोमेनन रिलेटेड विथ इट, जो चार्ज के साथ, ठीक है, स्टैटिक कंडीशन में डील होगा, दैट इज नोन एज
और जो उसकी फेनोमेनन होगी दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक का सिंपल मीनिंग समझ सकते हैं, चार्ज एट रेस्ट। सर इतना चार्ज बोल रहे हैं, कुछ चार्ज के बारे में बता दीजिए। चलो ठीक है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। क्या होता है? वही तो होता है ना, चार्ज क्या होता है? फंडामेंटल पार्टिकल होता है किसका? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का। ठीक है, वही चीज मैं लिख दिया हूं। एक्चुअली चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल सच एज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। चार्ज इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑब्जर्व। जो भी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है, क्या वो विदाउट चार्ज के पॉसिबल है? नहीं, विदाउट चार्ज के इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होंगे ही, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑब्जर्व। विदाउट चार्ज किसी भी तरह का बिल्कुल भी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता। तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ये देखिए मैं यहां पे लिख दिया हूं, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सर तो मैं 10th में ही पढ़ चुका हूं। नहीं, हाँ ठीक किए हो आप। अभी आगे और बताता हूँ 12th में क्या क्या बहुत सिमिलरिटीज है 10th से। चलिए ठीक है, मत भूलिए 10th में आप बहुत छोटे से सिलेबस पढ़े हो। 10th में जितना साइंस है ना आपका, साइंस नहीं, जितना फिजिक्स टोटल है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक कम पड़ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक के सामने कम पड़ जाएगा। ठीक है, आइए, चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन कितना होता है? इसमें माइनस था, इसमें क्या हो जाएगा? सिर्फ प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा एक बात और, कोई भी बॉडी है, ठीक है, चार्ज अवेलेबल होता है एनी हाउ, उसमें इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, निगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव। तो सर क्या उसमें फिर क्या चार्ज तो होते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑब्जर्व क्यों नहीं होता? सोचने वाली बात है। अरे इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑब्जर्व कब होगा? जब तक ट्रांसफर ऑफ चार्ज नहीं होगा। आप दो बॉडी, ट्रांसफर ऑफ चार्ज कब होगा? आप देखे होंगे ठंड के सीजन में, रात में स्वेटर पहने थे, थोड़ी सी रबिंग हुई, क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट चटचुट करना स्टार्ट? नहीं, तो वहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है। ठीक है, रबिंग। तो आप बोल सकते हैं व्हेन टू बॉडीज लाइक सिल्क एंड एबोनाइट रॉड आर रब्ड टुगेदर देन दे गेट चार्ज, दिस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है वो? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। जब हम एबोनाइट रॉड एंड क्या बोलते हैं उसको, बोल सकते हैं सिल्क एंड एबोनाइट रॉड को जब हम रब करते हैं तो क्या होता है? चार्ज डेवलप होता है, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। लिख दूं क्या? चलो ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, डोंट वरी, मैं लिख देता हूं आपको। हाँ तो सर मैंने लिख दिया, इन न्यूट्रल बॉडी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विल बी सेम बट टू बॉडीज लाइक सिल्क एंड एबोनाइट रॉड आर रब्ड टुगेदर देन दे गेट चार्ज, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या? अरे रबिंग किए, दो बॉडी था, हमने रब किया, क्या कहलाएगा? उस पर चार्ज आया, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से आया। अरे चार्ज ट्रांसफर किसकी वजह से हुआ? फ्रिक्शन की वजह से। जब फ्रिक्शन की वजह से चार्ज ट्रांसफर हुआ दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा सर ये ठीक है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी तो हुआ, लेकिन कितना चार्ज डेवलप हुआ ये तो भी मुझे बताओ। ये तो मैं पहले से जान रहा हूं कि रबिंग करूंगा चार्ज डेवलप होगा। तो Q इज इक्वल टू NE, मतलब यहां पे क्या हो गया? Q जो है चार्ज, N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। मतलब जितना आपका N होगा उतना ज्यादा मेरा क्या होगा? चार्ज होगा। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन ऑलवेज कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना चार्ज ज्यादा होगा। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। चलिए, ये तो क्या बोलते हैं, सब कुछ बेसिक चीजें थी। मैं यही बोल सकता हूं कि ये बेसिक चीजें थी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ने के लिए। अब कहानी यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, कहानी ये है, आपको बताना है, टॉपिक है सबसे पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बोला। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? एक मिनट,
आप लोगों ने क्लास 10th में अगर किसी टीचर अच्छे होंगे तो बताए होंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पता है? क्वांटाइजेशन की मीनिंग पता है? नहीं पता। अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट, इसकी मीनिंग ये होती है अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट, ठीक है। अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट मतलब क्या है? अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट का मतलब क्या होता है? सपोज के मैं स्टेशनरी गया और बोला भैया मुझे पेन दे दो या चलो ये मार्कर दे दो, तो वो मुझे क्या देगा? 1 मार्कर देगा, 2 मार्कर देगा, 3 मार्कर देगा। ऐसा तो नहीं है ना कि 1.5 मार्कर देगा, आधी मार्कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 3/2 मार्कर देगा, ऐसा नहीं। चाहे 1 देगा, चाहे 2 देगा या 3 देगा, 4 देगा, ऐसा ही मतलब फिक्स क्वांटिटी में देगा। लेकिन अगर आप सपोज आपको ब्रेड खाना है, आप तोड़ तोड़ कर खा लेंगे क्या? लेकिन आप मार्कर को, बुक को, पेन को, चौक को आप जो है हाफ हाफ करके नहीं खरीदेंगे, आपको वो स्टेशनरी वाला नहीं देगा। सेम कंडीशन यहां पे भी वही है चार्ज की कंडीशन में। ट्रांसफर जो होगा, चार्ज जो ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, कहां से होगा? फ्रॉम, अरे ट्रांसफर कहां से होगा? वन प्लेस टू अनदर प्लेस या बोल दो, या फिर वन बॉडी टू अनदर बॉडी बोल दो। तो कैसे होगा? फिक्स अमाउंट में होगा, ठीक है। कैसा होगा? फिक्स अमाउंट में होगा। दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये फिक्स अमाउंट किसके फिक्स अमाउंट में होगा? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के फिक्स अमाउंट में होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के फिक्स अमाउंट में होगा। मतलब ये तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपका 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आपका बोर्ड एग्जाम में पूछता भी है। मतलब क्या हो गया? ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर टेक्स प्लेस ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ ये बोलते हैं ट्रांसफर और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में नहीं होगा। हेंस चार्ज ट्रांसफर ऑलवेज इन अ मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितने होते हैं? -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। इसमें मतलब जो भी चार्ज ट्रांसफर होगा, ठीक है, चाहे तो 1 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होगा। अच्छा सर ऐसे आप बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आइए मैं आपको बोर्ड पे लेकर जाता हूँ, वहां पे बताता हूँ डायग्राम के थ्रू अच्छे से, तो वहां पे बिल्कुल ज्यादा क्लियरिटी होगी। देखिए क्या है, सपोज ये बॉडी ए है, ठीक है, और ये बॉडी बी है। यहां से मेरा चार्ज ट्रांसफर हो ऐसे ऐसे ऐसे। चाहे तो ये 1 इलेक्ट्रॉन होगा, चाहे तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होगा, कुछ ऐसा ही होगा। समझ गए बात को? समझिए, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 1.5 नहीं हो पाएगा, ये 1.5 नहीं होगा, 1.3 नहीं होगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। ट्रांसफर ऑफ जो चार्ज है मतलब ये क्या होगा? 1 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होगा, या फिर 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होगा, या फिर 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होगा। मतलब यहां से क्या आ गया कि चाहे तो 1.6, मतलब इसी तरह एंड सो ऑन चलता जाएगा, इतना ही हो सकता है। अगर आप बोलोगे कि सर आप मुझे 1.5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम कर दो, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये आपका रॉन्ग है। चाहे तो 1 होगा, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, चाहे 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो ये क्लास 12th में पूछता है, बहुत मर्तबा पूछ चुका है, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में। तो मैं आपको इसका डेफिनेशन परफेक्टली बता दे रहा हूं, आप लिख लीजिए, मैं लिख देता हूं आपको, ठीक है। देखिए मैं आपको यहां पे लिख दिया हूं, ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर
takes place due to transfer of electron as the number of electrons, ये electrons है ना, transfer or gain cannot be in fraction, hence charge transfer always takes place in a fixed quantity as the integral multiple of electronic charge. इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितने होते हैं? Q into -1.6 into 10 to the power -19 कूलम. दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्या होगा? चाहे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, चाहे दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, चाहे तीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा. ऐसा नहीं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, 1.3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा. ठीक है, आप ये बात कंफर्म कर लो. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मैं आपको बता रहा हूं, चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल. बहुत सारे लोग क्लास 10 में भी पढ़ चुके होंगे. चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू वन बॉडी टू अनदर बॉडी. ठीक है, क्या है? हम बिल्कुल रटा हुआ है, ये बिल्कुल सही मैं बोल रहा हूं ना. चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. सबको याद है? बिल्कुल याद होना चाहिए. चलिए मैं आपको बता देता हूं, लिख लीजिए आप अच्छे से. अब देखिए क्या है चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल, मैंने लिख दिया है. चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. देखिए दो बॉडी है, एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है. यहाँ पे क्या है? बॉडी ए पे चार्ज Q1 है एंड बॉडी बी पे चार्ज Q2 है. अब मैं क्या लेता हूं, इसी बॉडी ए एंड बी को मैं किसी कंडक्टिंग रड के थ्रू, ये मैं कंडक्टिंग रड लिया. ठीक है, कंडक्टिंग रड और मटेरियल जो भी बोलना है बोल दीजिए. कंडक्टिंग रड के थ्रू क्या किया मैंने? ज्वाइंट कर दिया. ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या होगा. जब कंडक्टिंग रड के थ्रू दो बॉडी अटैच हो गए, ज्वाइंट हो गए, तो चार्ज ट्रांसफर होगा. चार्ज ट्रांसफर होगा तो ये चार्ज ट्रांसफर चाहे गेन होगा, जो भी हुआ. ठीक है, यहां पे ये Q1 डैश हो गया और ये Q2 डैश हो गया. लेकिन यहां पे हो तो गया जरूर चेंज, ये Q1 Q2 तो चेंज तो हो गया, लेकिन यहां पे लिख दो बट बाय चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल CCP, मैं डायरेक्टली शॉर्टली लिख दे रहा हूं. Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश. ये बिल्कुल रामबान है. चार्ज डिस्ट्रॉय और क्रिएट कभी नहीं होगा. ठीक है, ये जो है हमेशा वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफर तो हो जाएगा, लेकिन ना ही क्रिएट होगा. जितना क्यों इन दोनों का समेशन, अगर मैं एक और बॉडी 3 ले लेता तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश एनी हाउ होता. ठीक है, मैं आप पॉज करके जल्दी से इसे राइट डाउन कर लो. मैं आगे बढ़ता हूं, आपको फिर बताऊंगा आपको मैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. तो ठीक है, आप जल्दी से लिख लीजिए 1 2 3 4 5. हाँ, तो देखिए कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है. देखिए मैं आपको बता रहा हूं, सपोज मैं दो चार्ज लेता हूं. ठीक है, एक Q1 लिया, एक Q2 लिया. ठीक है, ये कुछ ऐसा है. ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है. हाँ, एक काम करते हैं, एक मिनट. यहां पे Q1 है, बिल्कुल सेंटर पे Q1 और ये हो गया Q2. ठीक है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है R. ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो R है. अच्छा देखिए, ये जो Q1 है और Q2 है सेम नेचर है. कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बताता ही मुझे यही है कि दो चार्ज को, अगर हम दो चार्ज को एक जगह पे कुछ सेपरेशन पे रखते हैं या किसी पॉइंट पे रखते हैं, तो क्या होगा? अगर सेम नेचर चार्ज है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा, और अगर अपोजिट नेचर चार्ज है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा. अरे चार्ज के बारे में क्लास 10th में ये तो पढ़ा था, प्लस प्लस माइनस माइनस क्या करता है? रिपल्सन. ठीक है, अगर माइनस प्लस या प्लस माइनस होता तो क्या करता? अट्रैक्शन. बात यहां तक क्लियर है आपको? ये तो सब जानते होंगे. अब मैं यहां पे दो चार्ज रख दिया हूं. यहां पे देखिए दोनों चार्ज क्या है?
पॉजिटिव सेम नेचर चार्ज है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। तो ठीक है सर, यहां तक तो हुआ। तो कूलम्ब्स लॉ या मुझे यही बता कि हाउ मच फोर्स, कितने फोर्स से अट्रैक्शन और रिपल्सन विल बी हैपेंड, कितने फोर्स से दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा, मुझे यही बताता है कौन, कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, कितना फोर्स आता है उसके बारे में। अरे ये बात तो यही है ना, ये देखिए ये फोर्स किधर लगाएगा, Q1 जो है इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, F221, ठीक है। और फोर्स एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्ज, ये इधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा इस डायरेक्शन पे, कुछ ऐसा F on 1 ड्यू टू 2, डॉट डॉट से शो कर देता हूं ताकि आपको पता चले, ठीक है, ड्यू टू 2। तो हाउ मच अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा उसी के बारे में हमें कौन बताता है, कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखते हैं हाउ मच, पहले इसका थ्योरी लिख लेते हैं कि होता कितना है, पहले उसका मैं थ्योरी लिख देता हूं। ये होता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, देखिए मैं बता रहा हूं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, क्या होगा, चाहे तो अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्शन, बिटवीन टू चार्ज, बिटवीन टू चार्ज is directly proportional to product of charge, product of charge but inversely proportional to square of distance between them, ठीक है। देखिए ये क्या बोल रहा है, the force of attraction or repulsion between two charge is directly proportional to product of charge but inversely proportional to square of distance between them। मतलब क्या हो जाएगा, जो F आएगा, देखिए F122 लीजिए या F221 लीजिए, दोनों फोर्स इक्वल फोर्स से दोनों को क्या करेगा, रिपेल्स करेगा। तो F122 या फिर F221 को मैंने क्या मान लिया, F, सिंपली F कहा, ठीक है। तो F इज इक्वल टू, सॉरी, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बट F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये मुझे कौन बताया, कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। अब इसे मैं आगे सॉल्व करता हूं कि सर ये एक्चुअल में फोर्स कितना आया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं, आप नोट डाउन करना चाहो तो आप जल्दी से नोट डाउन कर लो, वन पॉज करके आप लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है। आपको नोट्स बनाने का, आप यहीं से, लेजी बच्चे ये सब नहीं करते, कहीं से छापे पीपेंगे तो वो करते रहना आप, मैं आपको यहीं से बता रहा हूं, जल्दी से कर लीजिए। चलिए मैं ये भी रब कर दे रहा हूं ऊपर से, ताकि मुझे लिखने में क्या हो, इजी हो। अच्छा देखिए, ये इक्वेशन 1 बना लेना, एक इक्वेशन 2 बना लेना, ठीक है। अब क्या करते हैं, कंबाइनिंग बोथ, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर, कंबाइनिंग बोथ वी गेट F proportional to Q1 Q2 by R square, F is equal to K Q1 Q2 by R square, where लिख दूं क्या है कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट,
प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो सर ये चार्ज की कंडीशन में इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मेन मेरा मोटो, ठीक है, इसे फाइंड करना ही है। सर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा कितना, आप मुझे वो बता दो। बहुत इजी है, आइए देखते हैं। बट K इज इक्वल टू, सॉरी यहां पे जो होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्या एप्सिलॉन। तो यहां से F की वैल्यू क्या आ जाएगी, F इज इक्वल टू, ये एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन याद रखना, एप्सिलॉन नॉट ई नहीं है वो, एप्सिलॉन है कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए F क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। क्या कहानी यहां पे खत्म हो गई, नहीं सर आप तो हद किए हुए, अभी तो एप्सिलॉन के बारे में भी नहीं बताया कि एप्सिलॉन है क्या। अरे चलो ठीक है, बता रहा हूं, मैं सब कुछ बताऊंगा, आप टेंशन मत लो, आगे आने वाला पूरा मैं एप्सिलॉन पे ही पूरा फोकस करूंगा, ठीक है। जब मैं आपको रिलेटिव परमिटिविटी बताऊंगा तो उस टाइम सारा कुछ बता दूंगा, और इसके एंड में भी बता दूंगा कि एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, आप टेंशन मत लो। चलो ठीक है, मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, ये रफ कर दे रहा हूं, आप लिख लेना, ठीक है। अब देखो, एंड एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। इस एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन आर जो है इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, और इसी का दूसरा नाम है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और के से भी इसे शो करते हैं, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन की जगह पे, अब अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं और एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करूं तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अभी जो हम चार्ज रखे किस पे रखे, एयर पे है, अभी कोई मीडियम नहीं है मेरा, ठीक है। ऐसा नहीं कोई मेटालिक प्लेट है या कुछ है उसमें कुछ चार्ज है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी कोई क्या है मेरा, एयर में है, चार चीज में है, एयर में। फॉर एयर में ये जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू है, रिलेटिव परमिटिविटी, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। तो F इज इक्वल टू फॉर एयर, यहां पे मैं लिख सकता हूं फॉर एयर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसे अच्छे से आप राउंड कर लो, ठीक है। तो क्या सर ये आपका मेन इक्वेशन है, मैं ये समझ रहा हूं, ये आपका मेन इक्वेशन है। आप चाहो तो यहाँ इक्वेशन 1 लिख दो, जो लिख दो, जितना आया वो लिख दो। तो क्या सर हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो चाहिए ना, मुझे एप्सिलॉन आर की भी वैल्यू चाहिए होगा, कहीं कहीं पे आपको जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। आइए देखते हैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है। एप्सिलॉन नॉट की यहां तक कर लिए, उसके बाद मैं इधर लिख दे रहा हूं। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर, फैराड पर मीटर। एक काम करते हैं ना, 1/4 पाई भी तो कांस्टेंट टर्म ही है, हम डायरेक्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकाल दो। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर फैराड, ठीक है। यहां तक हो गया, आप देख लो अच्छे से।
और इसे लिख लो बिल्कुल आप परफेक्टली, जहां से मैं कराया फिर से एक बार बैक जाकर या जैसे भी हो आप बिल्कुल परफेक्टली बना लो इसे। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी सोल्व करवाऊंगा, आप टेंशन मत लो। उसके बाद मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं अच्छा एक मिनट यहां तक कर लेने के बाद मैं आपको बताता हूं। जो मुझे मेन बात बतानी है वो ये है कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि राइट द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, तो आप याद रखना आपको प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में तीनों चीज लिखनी होगी। क्या क्या? एक तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दूसरी चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल, और तीसरी या क्या कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है आपको तीनों लिखना होगा। ठीक है, यहां तक तो हो गया। अब इस एप्सिलॉन की बात मैं करता हूं, एप्सिलॉन की बात या एप्सिलॉन नॉट, जो भी एप्सिलॉन की बात करता हूं। एक मिनट थोड़ा सा अगर आप डायमेंशन फाइंड कर लो, एप्सिलॉन की आप डायमेंशन फाइंड कर लो। देखो डायमेंशन क्या होता है, ये लिखिए डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन की मैं बात लिख देना, पॉइंट बनाकर लिख देना डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन। एफ की वैल्यू क्या आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहां से एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आएगी 1/4 पाई, अरे ये तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना, इजी चीज है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहां से एप्सिलॉन की डायमेंशन क्या है 1/4 पाई, कांस्टेंट टर्म, इसका कोई मतलब नहीं है। 1/f 1/, फोर्स की क्या होता है डायमेंशन MLT-2। अरे ये क्लास 11th में पढ़ते आए होगे, नहीं बिल्कुल पढ़ते आए होगे। इनटू चार्ज का IT अपॉन आर स्क्वायर, लेंथ का L स्क्वायर। क्यों डायमेंशन नहीं पढ़ लिए होगे यार, बहुत इजी चीज है डायमेंशन। चलो ठीक है, अब इसे हम ऊपर कर देते हैं। तो एप्सिलॉन की जो डायमेंशन आएगी वो क्या आ जाएगी M-1 L1 और ये 2 -3 T4 I2। ठीक है, यहां तक ये तो हो जाएगा डायमेंशन M-1 L-3 T4 I2। कैसे रटना नहीं है आपको, मैं आपको बिल्कुल परफेक्टली बता दिया हूं। ठीक है, अब देखिए अगर आपको सब पूछ दे डायमेंशन ऑफ चार्ज बताइए तो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या होता है Q = I/T। यही तो है यार, यही तो डायमेंशन है इसका, लिख लेना। ठीक है, अब यहां तक तो हो गया। ठीक है, अब थोड़ा बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। किसकी? कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, आइए देखते हैं। वेक्टर फॉर्म की बात हो रही है तो वेक्टर फॉर्म में हम क्या फाइंड करेंगे, थोड़ा वेक्टर का मतलब ही यही होता है, थोड़ा डायरेक्शन वगैरह चेक करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, डायरेक्शन ही चेक करना है। सर उसमें तो आप पॉजिटिव लेके आसानी से इजी से निकल गए, नहीं ये लो पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये लीजिए ये Q1, इसे मैं माइनस करूं, अब खुश, दोनों तरफ से समझ में आएगा क्या होगा, कैसा होगा फोर्स, इसमें किधर अट्रैक्टिव फोर्स होगा, अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज। Q1 किस पे फोर्स लगाएगा Q2 पे, Q1 किस पे फोर्स लगाएगा Q2 पे, इसमें फोर्स इधर लगेगा और ये क्या कैसा फोर्स आएगा F1 to 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और इसमें फोर्स इधर लगेगा F2 फोर्स ऑन 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू, अच्छा 1 2 कर दिया हो ना, एक मिनट, अब यहां पे भी 1 2 कर दो।
2 कर दो, ए बी से या फिर बी ए से ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। फोर्स ऑन 2 किसमें लग रहा है, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, किधर, इस साइड, ठीक है। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये बीच का जो डिस्टेंस था वो कितना है, आर। अच्छा, आर के 2 यूनिट वेक्टर होगा नहीं होगा, एक along AB, अरे 1 AB ही रहने दो यार, नहीं चलो ठीक है, R 1 to 2 एक इधर लगेगा डायरेक्शन से और एक इधर आएगा, R 2 to 1, एक 1 to 2 एंड एक किधर जाएगा, 2 to 1। अब देखिए, अगर इसकी मैं क्या बोलता हूं, डायमेंशन की बात करूं, अगर मैं डायमेंशन की बात करूं, F1 to 2 इज इक्वल टू F2 to 1, क्या आएगी वैल्यू, 1 अपॉन, अच्छा चार्ज किस पे है, एयर पे है या वैक्यूम पे है, यही बोल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, फोर्स दोनों पे सेम ही लगेगी। लेट R 1 to 2 and R 2 to 1 are unit vector along, चलो मैं नेमिंग जो है ए बी ही रखूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, along ए बी एंड बी ए रेस्पेक्टिवली, along AB and BA respectively, ठीक है। तो if 1 to 2 क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, कौन सा होगा बताइए, 1 to 2, R कौन सा जाएगा, 1 to 2 या फिर इधर ही जाएगा, इस डायरेक्शन। If 1 to 2 इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा, इस डायरेक्शन में, तो रेडियस भी इसी डायरेक्शन वाला लेंगे, किधर जाएगा, R 1 to 2, ठीक है। सिमिलरली आप अगर F2 to 1 लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, 1/, यही डायरेक्शन में, मुझे डायरेक्शन ही देखना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, किस डायरेक्शन में, R 2 to 1 के डायरेक्शन में, ठीक है। हो गया, यहां तक क्लियर है, वहां पे आप लिख दीजिए, इतना आप पहले कर लीजिए, मैं आगे थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है। वेयर R1 to 2 क्या है, R2 to 1 क्या है, F1 to 2 क्या है, F2 to 1 क्या है, वो चीज आप लिख लो यहाँ पे, ठीक है। इतना हो जाने के बाद, कहां पे स्पेस भी तो नहीं है, अपनी इसके जस्ट नीचे में लिखना आप, वेयर, अच्छा ये लो, इतना कर देने के बाद आप यहां पे लिख लो, वेयर R1 to 2 क्या है, यूनिट वेक्टर along AB, ठीक है, एंड R2 to 1 यूनिट वेक्टर along BA, ये भी आपका क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है, AB और BA वेक्टर लगा दिया, मतलब ये क्या शो कर रहा, डायरेक्शन शो कर रहा। F1 to 2 क्या होगा बताइए, क्या होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, या फिर आप ये बोल सकते हो फोर्स अप्लाइड बाय Q2
फोर्स अप्लाइड बाय Q2 ऑन Q1। इफ 1 to 2 की बात मैं कर रहा हूं, फोर्स अप्लाइड बाय Q2 ऑन Q1। ठीक है, आप ये लिख दो, फोर्स अप्लाइड बाय Q2 on Q1 एंड इफ 2 to 1 क्या होगा, फोर्स अप्लाइड बाय Q1 on Q2। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? नो डाउट? बिल्कुल नहीं सर, हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड का रेशियो निकालते हैं, इफ 1 to 2, सॉरी मैग्नीट्यूड अपॉन इफ 2 to 1, रेशियो क्या आ जाएगा 1, वहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर से। अभी आपको मैं पूरा न्यूमेरिकल करवाऊंगा इस पे बहुत अच्छे से, हो सकता है नेक्स्ट क्लास। चलिए अभी के लिए मैं इतना ही रहने देता हूं, नेक्स्ट क्लास में मैं आगे आपको पूरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इसकी जितनी भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे मैं करवाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए आज से, बिल्कुल मस्त अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, ओके।